हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडेक्स नंबर। एक नया टॉपिक अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, क्या इंडेक्स नंबर की यूजफुलनेस है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। देखिए, इंडेक्स नंबर एक तरह की स्पेसिफिक रेशो होती है जो कि कंपैरिजन को बहुत आसान बना देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके पास बहुत सारा डेटा दे दूं रॉ फॉर्म में कि एक पर्टिकुलर ईयर में इतना 2001 में प्राइस थे 10 रुपए, 2002 में हो गए 30 रुपए, फिर 2003 में हो गए 12 रुपए, फिर 2004 में हो गए 17 रुपए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक बार में सीधे हिट नहीं कर पाएंगे कि कितने प्राइस बढ़ रहे हैं या कितने प्राइस कम हो रहे हैं। बट अगर मैं इसे इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो एक बार में एक आम इंसान, एक लेमैन भी समझ सकता है कि एग्जैक्टली हर साल प्राइस कितने कम हो रहे हैं या कितने ज्यादा हो रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बोर्ड पे लिया है, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज हमारी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रोडक्शन होता है और मैंने आपको कुछ डेटा दिया है कि 2001 में प्रोडक्शन हुआ 105.6 ये टन के अंदर है, इतना प्रोडक्शन हुआ। 2002 में 116.16 टन प्रोडक्शन हुआ, 2003 में 126.72 प्रोडक्शन हुआ, 2004 में 137.28 टन प्रोडक्शन हुआ। तो अब ये प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है बट एग्जैक्टली कितना बढ़ रहा है, दो आप किसी ना किसी तरीके से ये निकाल भी लोगे। बट अगर मैं इसी चीज को इंडेक्स नंबर की फॉर्म में रख दूंगा तो ये इंडेक्स नंबर, अभी आपको ये नहीं सोचना कि कैसे आया, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। इंडेक्स नंबर इसके आते हैं 100, 110, 120, 130। कैसे आया अभी आपको दिमाग में ही लगाना, अभी मैं आपको बताऊंगा ये बातें। अगर आप देखें इसके इंडेक्स नंबर आ गए 100, 110, 120, 130। अगर ये इसके इंडेक्स नंबर आ जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि कंसिस्टेंटली 2001 में 100 था, फिर प्रोडक्शन 110 हो गया, फिर और बढ़ गया। यहां से यहां कितना बढ़ा, 10%। अगर मैं यहां से यहां कंपेयर करता हूं तो 20%, यहां से यहां कंपेयर करता हूं तो 30%। तो आप इसे सिंप्लीफाई वे में समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। जबकि ये रॉ डेटा जब तक मेरे पास था, जब तक थोड़ा सा समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन कितना हो रहा है। आई बात समझ? तो इंडेक्स नंबर बेसिकली एक रेशियो है, एक कंपैरिजन टूल है जो डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक है जी। चलिए, अभी तक आप मेरे साथ ये समझ चुके हैं कि इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में एक टूल है कंपैरिजन का, एक तरह की रेशियो है। अब मैं आपको इंडेक्स नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि इंडेक्स नंबर्स निकाले किस तरीके से जाते हैं, और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्म्स को। आइए देखिए, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो आपके पास तीन तरह के होते हैं: प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। क्या है ये, क्यों है, सारी बातें आराम आराम से एक एक करके करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई एक इंडेक्स समझ लिया तो आप सब कुछ समझ पाएंगे, सारे इंडेक्स अपने आप समझ जाएंगे। प्राइस इंडेक्स नाम से ही पता लगता है, इसमें हम प्राइजेस का कंपेरिजन करते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स, इसमें हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। और वैल्यू इंडेक्स, इसमें हम चीजों की कंपैरेटिव वैल्यूज देखते हैं। नाउ अब बेसिकली एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आइए जरा, क्या है ये देखिए। सबसे पहले सपोज आपके पास ईयर है 1999 और 2005। तो जो ईयर सबसे पहले आता है, अर्लीस्ट ईयर, अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर, एक गिवन टेबल के अंदर जो आपके पास अर्लीस्ट पॉसिबल ईयर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से। जैसे मैं इसको एक देता हूं 2005, 2007, 2009। अब मैंने इसमें बहुत सारे ईयर जानबूझ के लिखे हैं। सबसे अर्लीस्ट ईयर कौन सा है? सबसे अर्लीस्ट ईयर है 1999। तो इसको हम बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। ठीक है जी। अब आप
ये 2005, 2007, 2009 कोई भी ईयर है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। किससे? 1 से। तो आप जो सबसे अर्लीस्ट ईयर है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि अभी तक जो सबसे अर्लीस्ट ईयर है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 से। और ये एक तरह से मेरे लिए क्या बन जाएगा? उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो 1 बन जाएगा। अभी चलिए आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसको हटा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो 1999, 2005 में जो अर्लीस्ट ईयर है दैट इज 0, और जो बाद में आ रहा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 से। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, अर्लियर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट गिवन ईयर फ्रॉम 1। ठीक है जी ना। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो आज का आपने मेरे साथ सीखा। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए इंडेक्स नंबर जैसे प्राइस हो या क्वांटिटी हो या वैल्यू हो, इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे P01 या हम लिख सकते हैं P10। क्या है ये P01, क्या है P10, क्या इसका यूज है? एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए P01 इसको लिखने का तरीका क्या है? जो नंबर आपके पास पहले आ रहा है, जो नंबर पहले आ रहा है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो नंबर बाद में आ रहा है वो आएगा न्यूमरेटर में इनटू 100। या P10 लिख रहे हैं तो जो नंबर आपके पास पहले है वो डिनोमिनेटर में, जो नंबर बाद में है वो न्यूमरेटर में इनटू 100। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने P ये लिखा, इसको हम बोलते हैं 1/0। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा P10, इसको आप क्या बोलेंगे? 0/1। अब ये क्या है 1/0 या 0/1? ये कहना क्या चाहता है? इसका मतलब क्या है? पहले तो आप बताइए मुझे, आप ये लिखना सीख चुके हैं अभी तक? P01 और P10, ठीक है। और फंडामेंटली मुझे कैसे लिखना है? जो नंबर पहले अपीयर कर रहा है दैट विल बी डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूं यहां पर, द नंबर अपीयरिंग फर्स्ट will become denominator। वो क्या बन जाएगा आपका? डिनोमिनेटर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं आपको बता रहा था कि इससे वो कहना क्या चाहता है। देखिए सेकंड चीज जो आपको इसमें अब ध्यान रखनी है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो कहलाएगा बेस ईयर। जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा उसको आप क्या बोलेंगे? बेस ईयर। द नंबर अपीयरिंग इन डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स बेस ईयर। द नंबर अपीयरिंग इन डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स बेस ईयर। तो यहां बेस ईयर है 0, यहां क्या है 1। अब आइए मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। P1/P0, देखिए ये है बेस ईयर, तो इसको मैं बोलूंगा क्या? करंट ईयर। जो न्यूमरेटर में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? न्यूमरेटर में जो आपके पास आ रहा है, द नंबर अपीयरिंग इन numerator is current year। छोटी छोटी कुछ बातें आपने सीखी सबसे पहले कि 0/1 को लिखने का तरीका, जो नंबर पहले है वो डिनोमिनेटर में, जो बाद में है न्यूमरेटर में। ऐसे ही 10 पहले 1 है तो डिनोमिनेटर में 0 है तो वो न्यूमरेटर में। इसके बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर। और जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर। ये बातें आपने मेरे साथ सीखी हैं। अब ये करंट ईयर और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए करंट ईयर और बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं। सपोज आप जानना चाहते हैं कि 2005 में क्या प्राइजेस थे 1999 के मुकाबले, 1999 के मुकाबले 2005 में क्या प्राइजेस थे। तो आप जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, 1999 से कंपेयर कर रहे हैं,
तो उसे बोला जाएगा बेस ईयर। और कौन से ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, 2005 को, तो इसको क्या बोला जाएगा, करंट ईयर। वाइस वर्सा सिचुएशन लेते हैं, 1999 में क्या प्राइस थे एज कंपेयर टू 2005। तो अब आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2005 से। तो क्योंकि आप 2005 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2005 हमारा बन जाएगा बेस ईयर, और 1999 के प्राइजेस कंपेयर हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो करंट ईयर। तो देखिए, ईयर फ्रॉम विच कंपैरिजन इज डन, जिस ईयर से आप कंपैरिजन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, बेस ईयर। और जिस ईयर का किया जाता है, ईयर फॉर विच कंपैरिजन इज डन, इज नोन एज करंट ईयर। मतलब क्या है, देखिए आपको ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं अब तक मोटी मोटी, कि P01 लिखा हुआ है तो इट इज P1 बाय P0 इंटू 100। इसको मैंने क्या बोलूंगा, बेस ईयर, इसको क्या बोलूंगा, करंट ईयर। ठीक है जी। तो कैन आई से दैट हेयर प्राइजेस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0। Here prices of 1 represents current year, 0 here prices of 1 are compared from 0। और सेम here अगर मैं यहां लिख देता हूं P10 तो क्या होगा, ये P0 बाय P1 इंटू 100। क्या बोलेंगे आप इसे, सर ये बेस ईयर है। ऊपर वाला क्या बोलेंगे आप, सर ये करंट ईयर है, यही बोलेंगे। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, हेयर prices of 0 are compared from 1। ठीक है जी। तो इसको कुछ वोकैबुलरीज हैं बेसिकली जो हमने सीखी हैं, जो बोलने का तरीका देखा है। ठीक है जी। तो और 0-1 को आप क्या बोलेंगे, 1 on 0, और 1-0 को क्या बोलेंगे, 0 on 1। ठीक है, ये मैंने आपको बात यहां पर बताई थी। ठीक है, आइए थोड़ी सी आगे और बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालने को बोला गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा 0-1 निकालेंगे। इफ nothing is specified in the question, always calculate 0-1। हमेशा आपको क्या निकालना है, 0-1। चलिए अब मैं आपको इस पे कुछ बातें और बताना चाह रहा था। सपोज सेम वे आपके पास Q01 है, तो आप कैसे लिखेंगे बताइए, Q0 Q1 100, Q10 है तो नीचे Q1 Q0 100। सेम वे V01 है तो V0 V1 100, V10 है तो V1 V0 100। तो ये बेसिकली लिखने के तरीके हैं, और सब ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं सबको आप क्या बोलेंगे, बेस ईयर, और जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए क्या बन जाएंगे, करंट ईयर। ये बेसिक आपको याद रखनी है कुछ बातें। एंड में जाते जाते आपको इस टॉपिक के पे समरी बता रहा हूं। वो समरी क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले 0 रिप्रेजेंट्स अर्लीस्ट ईयर, 1 रिप्रेजेंट्स देयर आफ्टर जो भी ईयर आता है। उसके बाद 0-1 है तो जो नंबर पहले आ रहा है वो डिनोमिनेटर है, जो 1 बाद में आ रहा है वो न्यूमरेटर है। जो डिनोमिनेटर में लिख दिया वो बेस ईयर कहलाएगा, जो न्यूमरेटर में लिख दिया वो करंट ईयर कहलाएगा। कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम अब आगे जो इंडेक्स नंबर बनाना सीखेंगे, फिर हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी ना। अब हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि इंडेक्स नंबर बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं, अब मेथड्स हम देख रहे हैं इंडेक्स नंबर्स के। आइए जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो 2 तरह के मेथड्स हैं, एक सिंपल और एक वेटेड।
सिंपल में भी और वेटेड में भी आगे दो बाइफर्केशन है, एग्रीगेटिव, रिलेटिव, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। यहां पर हमें 4 तरह के एग्रीगेटिव पढ़ने होंगे वेटेड में, लास्ट पेज, पास्ट चेस्ट, मार्शल, एजवर्थ, फिशर्स, और कोई हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ यही 4 हमारे सिलेबस में है। एक एक करके मैं सारे इंडेक्स नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूं, बहुत ही आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी इंडेक्स नंबर समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव की। देखिए सिंपल एग्रीगेटिव बहुत आसान है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज आपके पास 2001, 2002, 2003 आपके पास 3 कमोडिटीज हैं या 4 कमोडिटीज हैं, उनके प्राइजेस गिवन है 8, 10, 6, 4। फिर इसी के आपके 2002 में प्राइजेस गिवन है 3, 7, 9, 8। फिर 2003 में गिवन है 8, 7, 9, 12। ठीक है जी। अब इसमें आपको बोला गया कि आप सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स बनाइए। क्या बनाना है आपको? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। ठीक है जी, आपको बोला गया। आइए देखिए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 पॉन सिग्मा P0 इंटू 100। क्या है ये सिग्मा P1 और सिग्मा P0? सबसे पहले आप 2001 और 2002 को देखिए, इनकी प्राइजेस गिवन है कमोडिटीज के, आप इनको सम कर दीजिए। भूल जाइए अभी 2003 को। 18 और 6 24 और 4 28, 7 3 10 8 18 और 9 27। अब 2001 और 2000 में आप खुद बताइए जीरो कौन सा होगा? कौन सा होगा जीरो? सर जीरो होगा अर्लीस्ट ईयर। तो अर्लीस्ट ईयर 2001, ये जीरो का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? आपका 1 का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आ गया आपका सिग्मा P0, जबकि ये आ गया आपका सिग्मा P1। ठीक है जी, ये आ गया सिग्मा P0, ये सिग्मा P1। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज 27/28 इंटू 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 27/28 इंटू 100 96.42। ठीक है जी, ये आपने पहला पार्ट कर दिया इसका। अब सेम में आपको 2003 का भी निकालना है। 8 और 7 15 और 9 24 और 12 36। देखिए कंपैरिजन हमेशा अर्लीस्ट ईयर से ही होता है। अर्लीस्ट ईयर क्या है आपका? 2001। तो यहां पर अगर आप ये निकालना चाहें सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, अब आपके लिए जो P1 है, जो आपके लिए कंपैरिजन वाला ईयर है, वो ये हो चुका। इसको आप क्या बोलेंगे? सिग्मा P1। जीरो आपका सेम रहेगा। क्या सर अगर 2002 और 3 होता तो इसको जीरो ले सकते थे? हाँ जी ले सकते थे, बट अभी आपका अर्लीस्ट ईयर 2001 है। तो नाउ 36/28 इंटू 100, ये आपके पास आ गया 36 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 128.57। ठीक है जी। तो बेसिकली सिंपल एग्रीगेटिव बड़ा ही आसान है। जो भी प्राइजेस हैं सम कर लीजिए, जो अर्लीस्ट ईयर है वो बेस ईयर बन गया, और फिर जिस ईयर का निकालना है वो अकॉर्डिंगली आपका 1 बनता चला जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, विच इज योर रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड की तरफ आते हैं कि सिंपल रिलेटिव मेथड एग्जैक्टली है क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल आसान मेथड, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम सिंपल रिलेटिव मेथड की, कैसे क्या चीजें उसके अंदर मूव ऑन करती हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए मेरे पास। हाँ जी, मैं बता रहा था आपको
सिंपल रिलेटिव में चीजें किस तरीके से आती हैं। नाउ सपोज आपके पास एक डेटा है 2001, 2002, 2003, 3 कमोडिटीज ले लेता हूं वो 8, 10, 12, 10, इधर आपका 16, 12, 15, 24। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक डेटा दिया और इसे अब हमें सॉल्व करना है सिंपल रिलेटिव से। अभी हमने ये चीज एग्रीगेटिव से देखी थी, आपको एग्जाम में स्पेसिफाई होता है कौन सा मेथड करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। प्राइस रिलेटिव सबसे पहले आपको निकालने आनी चाहिए। सर प्राइस रिलेटिव क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। प्राइस रिलेटिव बेसिकली आपका निकलता है P0 P1 P1 बाय P0 इंटू 100। P1 बाय P0 इंटू 100 इसको हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, और ये इंडिविजुअली सबका निकलता है। मतलब देखिए जरा, और इसमें दूसरी बात, जो बेस ईयर होता है आपका, उसका प्राइस रिलेटिव आप हमेशा 100 लेते हैं, पहली बात। और ये दूसरी बात, जो बेस ईयर है उसका प्राइस रिलेटिव आप हमेशा क्या लेते हैं, 100। अब मैं इस टेबल से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन 2001, 2, 3, A, B, C। हाँ जी, मेरा ये बेस ईयर है तो इसके प्राइस रिलेटिव तो मैं हमेशा क्या लूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 100। ये मेरे लिए बेस ईयर है ना, 0। अर्लीस्ट ईयर। अब 2002 मुझे इनके प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, देखिए 2002 में ये 1 का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, 0 का। ये 1 का काम कर रहा है और ये 0 का। तो 10/8 इंटू 100। सेम वे 12/10 इंटू 100। देखिए ये 1 का काम कर रहा है, ये 0 का, तो 10/8, 12/10, 15/12 इंटू 100। फिर 2003 में, 2003 को हम कंपेयर किससे करते हैं, 2002 से या 1 से। अभी हमने पता देखा था किससे करेंगे, 1 से ही। तो 16/8, फिर 15/10, फिर 24/12। आप ये क्या निकाल रहे हैं, प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 8, 10, 125, 120। ये आपका आता है 125। ये आपका आता है 200, 150, 200। ठीक है जी, यही सारे नंबर्स आपके पास आते हैं। अब ये आपके पास प्राइस रिलेटिव्स आ गए। ठीक है जी, अब आपको करना है प्राइस रिलेटिव का सम। आइए 125, 250 और 120, 370, 200, 400, 550। ठीक है जी। और ये जो आपके पास आए, इसका सम कितना आया, 300। ये जो आपके पास आया प्राइस रिलेटिव, आपने सबसे पहले हर ईयर का निकाल लिया। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस रिलेटिव में होपफुली अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। P1 बाय P0 इंटू 100, 10/8, 12/10, 15/12, ऐसे इसका। चलिए अब यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल रिलेटिव मेथड के अंदर जो भी आपके प्राइस रिलेटिव है आप उसकी एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकाल दीजिए मतलब, ध्यान से देखिए, एक तरह से जो आपने निकाला ये 370 या 550, ये क्या है, आपने सब जगह P1 P0 किया था, उसका क्या निकाल दिया, सम। जो भी आपने P1 बाय P0 निकाला है उसका सम निकाला है, उसको आपको डिवाइड करना है n से। मतलब जैसे कि 2001 का 300/3 कितना आ जाएगा, 100। 2002 का 370/3
123, फिर 2003 का 550 बटा 3, 550 बटा 3 कितना आ जाएगा आपका 183.3। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मूव ऑन करती हैं। आपने दोनों मेथड समझ लिए हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में हमने क्या किया, सीधा सीधा सम किया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पुट किए और आंसर निकाले। सिंपल रिलेटिव में सबसे पहले मुझे हर किसी का प्राइस रिलेटिव निकालना था। उसका फॉर्मूला होता है P1/P0 × 100। 2002 और 2001 को देख रहे हैं अगर, तो ये P0 का काम कर रहा है, P1 का 10/8, 12/10, 15/12 × 100। 2001 2003 को देखते हैं तो 16/8, 15/10, 24/12 सब आपने निकाल लिए प्राइस रिलेटिव। फिर उनकी आपको क्या निकालनी है, एवरेज। तो ये थे आपके सिंपल वाले क्वेश्चंस, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव। अब हम मूव ऑन करते हैं वेटेड के ऊपर। आइए, चलिए अब हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर। इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से वो शॉर्टकट ऑब्जर्व करिएगा। आपको उसकी वजह से एक बड़ा सा फॉर्मूला याद करने से आप बच जाएंगे। आइए देखिए क्या है टॉपिक। देखिए, सपोज हमने 2000, 2001, 2002, 2003, 4 हमने प्राइस इंडेक्स निकाले जो कि कुछ इस तरीके से है, 100, 120, 150, 180, 200, ये इंडेक्सेस थे। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताओ बेस ईयर कौन सा था, आप बड़े प्यार से बता दोगे कि सर बेस ईयर था 2000। बेस ईयर कौन सा था आपका, 2000, क्योंकि बेस ईयर की क्या पहचान होती है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100। बेस ईयर की पहचान क्या होती है कि उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 100 होता है। बेस ईयर था 2000। अगर मैं अब आपको बोलूं कि अभी जो आपने सारे इंडेक्स नंबर्स निकाल रखे हैं वो निकाल रखे हैं 2000 को बेस ईयर मान के, ये जितने भी इंडेक्स नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर हमने निकाल रखे हैं कंसीडरिंग बेस ईयर एज ईयर 2000। हाँ या ना? तो अगर मैं इन बेस ईयर चेंज करने को बोलूं, मैं आपको बोलता हूं व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर्स इफ बेस ईयर shifted to 2002। अगर बेस ईयर शिफ्ट हो जाता है 2002 पर तो सारे के सारे इंडेक्स नंबर क्या होंगे, मतलब आपका जो नया बेस ईयर है वो क्या बन जाता है, 2002। तो इंडेक्स नंबर अब क्या होंगे आपको बता दें। पहले आप टॉपिक समझिए कि शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर क्या है, कि बेस ईयर ही आप शिफ्ट कर रहे हैं। पहले 2000 पे था, किस पे आ गया, 2002 पे। तो जो नया बेस ईयर है सबसे पहले उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100। ये तो हमें पता है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हम क्या लेंगे, हमेशा 100, सबसे पहली चीज। अब बाकी कैसे निकालें, देखिए बड़ी ही सिंपल विद्या आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आप इसको मान लो x1, y1, सॉरी x1, x2, x3, x4। अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। हाउ, 100 जैसे आपको x1 निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप बेस ईयर 150 था, ये कितना हो गया, 100। तो 150 बाय 100, 150 कितना हो गया, 100, तो 100 बाय x1, 150 बाय 100 तो 100 बाय x1, या 150 बाय 100, ऐसे नहीं मन कर रहा ऐसे कर लो, 150 बाय 100 तो 100 बाय x1, जैसे आपका मन करे वो सारी चीजें ठीक है। बेसिकली आपको रेशियो लेनी है, दिस बाय दिस, सो इक्वल टू दिस बाय दिस।
तो आप यहां x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 100/150। सेम वे अगर आप देखें इस वाले को तो 150/100 इज इक्वल्स टू 120/x2। तो x2 विल बी 100 इंटू 120/150। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप ये x3 निकालना चाहते हैं तो अगेन 150/100 150/100 is equal to 180/x3. So x3 will be 100 into 180/150. इसके बाद x4 अगर आप निकालना चाहते हैं तो अगेन 150/100 equals to 200/x4. तो x4 is 100 into 200/150. चलिए अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 100 into 100 डिवाइड बाय 150 66.67। 100 into 120 डिवाइड बाय 150 80। 100 into 180 डिवाइड बाय 150 120। 100 into 200 divided by 150 133.33। तो ये आपके इंडेक्स नंबर आ गए सारे। ये हो जाएगा 66.67, दिस विल बी 80, दिस विल बी 120, दिस विल बी 133.33। तो किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, आपने सिंपली बस रेशियो निकालना है। अगर दिस बाय दिस है तो दिस बाय दिस क्या होगा, बस आप इक्वली पुट करिए, वैल्यूज आपके पास सारी आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी बेस ईयर शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की। अभी तक आपने मेरे साथ सिंपल इंडेक्स नंबर सीखा, वेटेड भी बहुत सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर दो तरह के हैं, अगेन एग्रीगेटिव और रिलेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेटिव की। देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। वेटेड एग्रीगेटिव में वेटेड कि अगर आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स तो आप वेट देंगे क्वांटिटी को, और अगर आपको निकालना है क्वांटिटी इंडेक्स तो आप वेट देंगे प्राइस को। क्या है, एक एक चीज मैं आपके साथ बड़े आराम से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जरा बोर्ड पे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लास्ट पेयर्स की। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, आराम से ये वेट देते थे बेस ईयर को। कंफ्यूज होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुके होंगे आप, होना बहुत जरूरी भी है कि एक तरफ मैंने बोला वेटेड प्राइस इंडेक्स है, वेट देना है क्वांटिटी को, क्वांटिटी इंडेक्स है तो वेट देना है प्राइस को। और अब मैं सबसे पहले लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर बोल रहा हूं तो मैंने सबसे पहली बात लिख दी, वेट देना है बेस ईयर को। आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। P01 बताइए कैसे लिखते हैं हम इसे। जो पहले आ रहा है डिनोमिनेटर, ये आ गया P1, याद है आपको। अब ये प्राइस इंडेक्स है या ये क्वांटिटी इंडेक्स है? सर नाम से ही पता लग रहा है ये हमारा प्राइस इंडेक्स है। अब क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स है तो आप वेट किसको देने वाले हैं, क्वांटिटी को। तो आप इसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेट टू क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपको उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया, क्वांटिटी कौन सी ईयर की, करंट ईयर की या बेस ईयर की, क्योंकि क्यों लिखा ना, तो ये 0 होगा 1 होगा क्या होगा।
तो इसने इसका जवाब दिया कि कौन सी लेनी है, बेस ईयर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेस ईयर वो होता है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में आ रहा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0, तो क्या लेंगे, Q0 Q0। क्यों लिया, क्योंकि बेस ईयर कहां पर रिप्रेजेंट होता है, डिनोमिनेटर में, ये बात आपको अच्छे से पता है, तो Q0 Q0। इसके बाद थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन, सिग्मा सिग्मा इंटू 100, आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। ठीक है जी, चलिए एक और समझाऊं, आइए। P10 बताइए आराम से एकदम कैसे लिखेंगे, P0 P1 ये नीचे और ये आपका ऊपर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे, क्वांटिटी से। क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वेट देंगे आप किसको, बेस ईयर को। यहां बेस ईयर आप बता सकते हैं क्या होगा, सर यहां बेस ईयर 1 होगा। ठीक है, फिर इसकी डेकोरेशन हमने कर दी। चलिए सेम वे अगर हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, Q01, आइए Q1 Q0। अब इसके बाद Q1 Q0 हमने लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स में वेट किसको देनी है, प्राइस को, और प्राइस किसका लेना है यहां पर, बेस ईयर का। तो बेस ईयर क्या है यहां पर, 0। ठीक है जी, समझ में आ रही है बातें। इसके बाद Q10 Q0 Q1 प्राइस को देना है वेट, और यहां पर कर बेस ईयर क्या होगा, 1। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वांटिटी इंडेक्स। एक इंडेक्स आप समझ जाइए, आपको सारे इंडेक्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्राइस इंडेक्स और ये आपका हो गया क्वांटिटी इंडेक्स ना। तो ये लास्ट पेज आपने मेरे साथ पूरा का पूरा समझा। अब मैं बात करने जा रहा हूं परचेज की। ठीक है जी, क्या है परचेज के अंदर, देखिए परचेज इंडेक्स नंबर, इसमें हम वेट देते हैं करंट ईयर को। परचेज में हम वेट देते हैं किसको, करंट ईयर को। मतलब आइए बात करते हैं P01, बताइए P0 P1, ठीक है जी, P1 यहां P0। अब करंट ईयर को हमें वेट देना है, करंट ईयर को वेट देना है। करंट ईयर सबसे पहले प्राइस इंडेक्स है, तो वेट किसको आएगी, क्वांटिटी को। और करंट ईयर क्या होता है, जो न्यूमरेटर में आता है, तो Q1 Q1, फिर डेकोरेशन इंटू 100। करंट ईयर किस में आता है, न्यूमरेटर। बेसिक कॉन्सेप्ट याद करिए, P10, हाँ जी, P0 P1। अब इसमें करंट ईयर क्या है सर, 0, तो Q0 Q0। ठीक है जी। सेम वे में अगर आपको Q01 निकालना है, सर Q1 Q0, क्वांटिटी इंडेक्स है तो वेट किसको देंगे, प्राइस को, और प्राइस भी किसका, करंट ईयर का, तो P1 P1। ठीक है। और अगर Q10 है तो Q1 Q0 प्राइस को देना है, प्राइस करंट ईयर का क्या होगा, 0। ठीक है, बहुत फॉर्मूले हैं, बड़ा ही सीधा शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कि चीजें कैसे बनती हैं। अब आप कोई भी चीज आराम से हैंडल कर सकते हैं। परचेज के बाद आपका थर्ड आता है मार्शल एजवर्थ। आइए मार्शल एजवर्थ, इन्होंने कहा जी मैं ना दोनों को ही ले लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वेट टू बोथ, करंट ईयर एंड बेस ईयर। कैसे, P01 है, वैसे क्या होता है बताइए, P01 P1 P0, वेट आपको देनी है क्वांटिटी को, और दोनों Q0 प्लस Q1 Q0 प्लस Q1, फिर डेकोरेशन इंटू 100।
ऐसी 10 P1 P0 दोनों की क्वांटिटी आपको लेनी है। ठीक है जी। सेम वे जब आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे Q01 सिग्मा Q1 बेस किसको, अब वेट किसको देंगे हम, प्राइस को। ठीक है जी। तो आपने वेट यहां पर दोनों को देना है, करंट ईयर को भी और बेस ईयर को भी। अब हम आते हैं फिशर्स के ऊपर। फिशर्स के अंदर क्या है, फिशर्स भाई साहब ने बड़ी अच्छी मेहनत करी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाला फिशर्स में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पे एंड पास्ट पे, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट डेज। कैसे, देखिए P01 ज्योमेट्रिक मीन P01, देखिए कैसे, पहले आप यहां लिखिए P1 P0 P1 P0। पास्ट में किसको देना है हमें वेट, सर इसमें हमें देना है बेस ईयर को। पहले तो यहां क्वांटिटी लिख लीजिए, अब बेस ईयर मतलब Q0 Q0, और यहां पर किसको देना है, सर यहां देना है हमें करंट ईयर को, Q1 Q1, और फिर इसे 100। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट पे में वेट किसको दिया आपने, बेस ईयर को। तो बेस ईयर क्या है आपका, बेस ईयर है इसमें 0, तो Q0 Q0, और यहां पर फिर पास्ट में किसको, करंट ईयर को, तो Q1 Q1। एक और देखिए P10 कैसे निकला होगा, सर P0 P1 P0 P1, प्राइस इंडेक्स से तो वेट किसको, सर क्वांटिटी को। इसके बाद यहां बेस ईयर और यहां पर करंट ईयर, फिर डेकोरेशन, यहां की डेकोरेशन हमारी रह गई। ठीक है, ये है प्राइस इंडेक्स, और इसी का क्वांटिटी इंडेक्स अगर मुझे निकालना है Q01 Q1 Q0 Q1 Q0। नाउ यहां पर अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स लास्ट पे, इसमें हम किसे लेंगे, सबसे पहले बेस ईयर को, P0 P0, फिर P1 P1। ठीक है जी, फिर डेकोरेशन इनटू 100। ठीक है जी, इसके बाद फिर Q10 Q0 पॉइंट में Q1 Q0 पॉइंट में Q1, यहां P1 P1, यहां P0 P0। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले हैं आपके सारे के सारे लास्ट पे, पास्ट जे, मार्शल, एजवर्थ एंड फिशर के। आप हो सकता है बुक में से क्वेश्चन करें, आपको बहुत सारे इंडेक्स दिख जाए, बट आपको मैं बता दूं सिर्फ आपकी 4 ही सिलेबस में है। आईसीआई मॉड्यूल में फ्रंट पेज पे आप सिलेबस है, आप वहां पर देख सकते हैं कि आप क्या आपके सिलेबस के अंदर है और क्या आपके सिलेबस का पार्ट है, नहीं है। सिलेबस से ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब आपका आता है रिलेटिव मेथड। ये रिलेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, वेटेड रिलेटिव, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, इसका फिक्स आपका एक फॉर्मूला है, इसमें कोई खास बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्रीगेटिव है, जिसमें ये चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों ही लास्ट पे, पास्ट डे, मार्शल, एजवर्थ और फिशर, ये चारों ही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इंडेक्स नंबर्स के ऊपर। कोई भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आइए।
सपोज आपके पास 2001, 2002, ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं सिर्फ एक बार आप करके छोड़ दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई इनकी रेलिवेंसी नहीं है, फॉर्मूले ज्यादा रेलिवेंट है, जो हमने सीख लिए वही आपसे पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। ना ये आपके पास एक डिटेल गिवन है और इसमें आपको बोला गया कि सपोज आपको निकालना है P01 Q10, ये आपको निकालना है लास्ट पे से, ये आपको निकालना है पास्ट से। ये सब दो चीजें पूछी गई। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए आपको पता है ये क्या है, एक तरह से P0 Q0, ये P1 और ये Q1। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जो आपको निकालना है, P0 Q0। चार पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं, चारों पॉसिबिलिटीज बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। P0 Q0 1640, P0 Q1 1200, P1 Q1 720, 1350, P1 Q0 600, 720, ठीक है। अब आप इसका सम निकाल लीजिए, 1640, 2400, 0702, 0230, ठीक है। ये आ गया सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q0। अब जो उसने आपसे पूछा आप सब निकाल सकते हैं। एक बार ये बन गया, फॉर्मूला बनाने आता है, जैसे P01, बताइए क्या फॉर्मूला है, P1 P0 लास्ट पे है, तो वेट किसको देना है हमें, पहली बात तो प्राइस है तो क्वांटिटी को और बेस ईयर को। P1 Q0 आपके पास कितना है 1320, P0 Q0 कितना है 1640 इंटू 100, ठीक है जी। 1320 डिवाइड बाय 1640 इंटू 100, 80.48। इसके बाद Q10 पास्ट से निकालना है, तो Q0 Q1, और सेकंड चीज ये वेट किसको देता है, करंट ईयर को। तो क्वांटिटी है तो प्राइस को लेना है, और करंट ईयर की, तो करंट ईयर 0 होगा यहां पर, तो इंटू 100, Q0 P0 1640, Q1 P0 2400, तो निकालिए 1640 डिवाइडेड बाय 2400, 100, यह आ गया 68.33। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें, पहले आप चारों चीजें निकाल लीजिए, फॉर्मूला बनाइए, वैल्यूज पुट करिए और आंसर आपके सामने। ज्यादा क्वेश्चन इस पे करने की जरूरत नहीं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। चलिए अब समझने जा रहे हैं हम चेन इंडेक्स नंबर की। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। आइए देखिए चेन इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। क्या है ये लिंक रिलेटिव, क्या है, सारी चीजें एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और आपको गिवन है प्राइजेस
10, 12, 18, 25, 28 ये प्राइसेस आपको गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है। देखिए, लिंक रिलेटिव फर्स्ट ईयर जो भी आपके पास है उसका लिंक रिलेटिव हम हमेशा लेते हैं 100। फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव हमेशा आपको क्या लेना है 100। लिंक रिलेटिव ऑफ फर्स्ट ईयर is always assumed to be 100। पहली चीज तो ये। उसके बाद लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, देखिए लिंक रिलेटिव निकालने का उसके बाद जो फॉर्मूला है आपके पास लिंक रिलेटिव का करंट ईयर प्राइस अपॉन में प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। जैसे कि करंट ईयर के प्राइस कितने हैं यहाँ 12, प्रीवियस ईयर के 10 इंटू 100 120, 18 बाय 12 इंटू 100 150, 25 बाय 18 इंटू 100 ये मुझे निकालना पड़ेगा 25 बाय 18 इंटू 138.88 फिर 28 बाय 25 इंटू 100 112। ठीक है जी, तो आपने लिंक रिलेटिव मेरे साथ निकालना सीखा। अब इसके बाद चेन इंडेक्स कैसे निकलता है। फर्स्ट ईयर का चेन इंडेक्स आपको हमेशा लेना है 100। तीसरी बात, चेन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज assumed to be 0। फर्स्ट ईयर का हमेशा इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 100। नाउ अब इसके बाद यहां पर ये कैसे निकलेगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना आया 120, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था 100 डिवाइड बाय 100 120। ये देखिए ये वाला कैसे निकलेगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 150, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर 120 इंटू 100। ये आपका देखिए कितना आता है 1.5 1.2 180। इसके बाद ये 138.88 अपॉन इंटू 180 बाय 100 250। इसके बाद 112 इंटू 250 बाय 100 280। ठीक है जी, तो ये है आपका चेन इंडेक्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कितने तरह की स्प्लाइसिंग होती है, ये सब हम इसके अंदर बात करेंगे। देखिए स्प्लाइसिंग भी एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर है। शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर ही स्प्लाइसिंग है, बट बेसिकली यहां पर दो तरह की स्प्लाइसिंग है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या है,
इनके मीनिंग समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आइए देखते हैं। सपोज आपके पास एक डेटा गिवन है 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6। इंडेक्स नंबर से 100, 120, 160, 200, 100, 120, 140, 150। ये क्या है सर, अजीब सा बना दिया बड़ा आपने। हाँ जी, ये क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझिए कि 2000 से मैंने स्टार्ट किया, 2000 को बेस ईयर लिया, ईयर 2000 से 2003 तक मेरा जो बेस ईयर था वो 2000 चला, बट 2003 से मैंने अपना बेस ईयर चेंज कर दिया। अब मेरा बेस ईयर आगे के लिए 2000 नहीं है, ईयर 2003 है। और जो 2004, 2005 और 2006 आपने निकाला है, 2003, 4, 5, 6 जो आपने निकाला है, वो कौन से बेस ईयर पे निकाला है? ये जो आपने इंडेक्स नंबर निकाले हैं, ये कौन से बेस ईयर पे हैं आपके? दिस इज ऑन बेस ईयर 2003। पहले आप क्वेश्चन समझिए। और ये जो निकले हुए हैं, ये कौन से बेस ईयर पे निकले हुए? ये बेस ईयर पे निकले हुए हैं 2000। ठीक है जी, ये आपके जो निकले हुए हैं, ये बेस ईयर 2000 पे निकले हुए हैं। अब क्या है फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, आइए जरा समझते हैं। देखिए, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग क्या है? सबसे पहले 2000 से लेके 2003 तक बेस ईयर 2000 था, 2003 से 2006 तक बेस ईयर 2003 था। फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे वाला। तो आगे वाला बेस ईयर 2000 है या 2003? आगे कौन सा है? 2000 आएगा। फॉरवर्ड आगे की तरफ कौन सा है? 2000 है या 2003? फॉरवर्ड कौन सा है? 2003। तो इफ ऑल इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड यूजिंग 2003 एज बेस ईयर, अगर आप सारे के सारे इंडेक्स नंबर निकाल देते हो 2003 को बेस ईयर मानकर, तो वो है फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। क्योंकि दो बेस ईयर है मेरे पास यहां, 2000 एंड 2003, बट फॉरवर्ड वाला कौन सा है? 2003। सेम वे अगर आप सारे इंडेक्स नंबर निकाल देते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन सा होगा? पहले वाला, मतलब 2000 को मान के वो होगा आपका बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। मतलब क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं तो सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है, देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि भाई देखिए 2003 पर कौन कौन से इंडेक्स नंबर निकले हुए? ये वाले जो इंडेक्स नंबर है, X1, X2, X3। अगर मैं ये X1, X2, X3 निकाल दूं कंसीडरिंग 2003 एज बेस ईयर, 2003 को बेस ईयर मानकर अगर मैं ये सारे 2000, 2001, 2002 निकाल दूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। मन में एक डाउट आ सकता है यहां पर कि सर जा तो पीछे रहे। बेटा जा पीछे रहे हैं, उसको मत देखो कि पीछे जा रहे हैं 2002, 2001, 2000, मत देखो उसे। आप कौन सा अब इन बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हो? 2003 वाला ना। आगे के तो निकले हुए, पीछे के निकालने पड़ेंगे, बट निकलेंगे कौन से ईयर पे? ईयर पे फोकस करना है, इस चीज पे फोकस नहीं करना कि कौन से ईयर्स का निकाल रहे हैं। कौन से ईयर को बेस ईयर ले रहे हैं वो डिफाइन करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। यहां 4, 5, 6 अभी ये निकले हुए हैं किसके ऊपर? ये निकले हुए हैं 2003 पर। बट अगर यही चीजें आप निकाल दें 2000 पे, यही चीजें आप निकाल दें
ईयर 2000 पे कंसीडरिंग ईयर 2000 एज बेस ईयर, it will be known as backward splicing. उसको हम क्या बोल देंगे? बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। तो होपफुली आपको सबसे पहले मीनिंग क्लियर हो चुका होगा कि बैकवर्ड स्प्लाइसिंग या फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। जब आप आगे वाले ईयर के इंडेक्स नंबर पे आगे वाले बेस ईयर पे सारे इंडेक्स नंबर निकाल दें वो फॉरवर्ड है, और अगर आप किसी पिछले वाले बेस ईयर पे सारे इंडेक्स नंबर निकाल दें तो वो बैकवर्ड है। अब इस चीज को हम टेक्निकली कंप्यूट कैसे करते हैं वो बड़ा आसान काम है। आप मेरे साथ शिफ्टिंग में भी सीख चुके हैं, पहले आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। आइए अब सीखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सपोज आपको x1, x2, x3 निकालना है, फॉरवर्ड निकालनी है, वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। हंड्रेड बाय x1 इज 200 बाय 100, ठीक है। फिर 120 बाय x2 इज 200 बाय 100, फिर 160 बाय x3 200 बाय 100। तो x1 100 इंटू 100 बाय 200, x2 120 इंटू 100 बाय 200, x3 160 इंटू 100 बाय 200, ठीक है जी। तो अगर हम इस चीज को निकालते हैं, चलिए ये तो निकल ही जाएगा आराम से, 50। इसको अगर हम निकालें तो ये भी प्यार से निकल रहा है 60, और अगर हम इसको निकालें तो 80। तो ये जो आपके आ गए 50, 60 और 80, ये है आपकी फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। और अब हम बात करते हैं बैकवर्ड स्प्लाइसिंग की। सेम वे बैकवर्ड स्प्लाइसिंग निकालेंगे हम। तो यहाँ पे 100 बाय 50 होगा इक्वलेंट टू y1 बाय 120, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 240। सेम वे 100 बाय 50 इक्वलेंट टू y2 बाय 140, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो y2 आ जाएगा आपका कितना, 280, और यहाँ पर अगेन 100 बाय 50 इक्वल टू y3 बाय 150, तो y3 आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 300। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग एंड बैकवर्ड स्प्लाइसिंग का। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की। जितना भी हमने अभी तक इंडेक्स नंबर पढ़ा है ये रियल लाइफ के अंदर कहाँ अप्लाई होता है, और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जरा एक दो क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। सपोज आपको गिवन है इंडेक्स नंबर ऑफ 2010-11 150, इंडेक्स नंबर ऑफ 2014-15 एज 180। फिर नीचे आपको गिवन है सैलरी ऑफ मिस्टर ए इन 10-11 3000। सो नीचे पूछा गया सैलरी ऑफ मिस्टर ए इन 14-15 क्या होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए सीधी सी बात है, ये इंडेक्स नंबर क्या है, ये इसको बोला जाता है यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान से देखिए। दो सिलेबस के अंदर कैलकुलेट करना नहीं है बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि जो कंज्यूमर डे टू डे बेसिस पर गुड्स खरीदता है उसके अंदर इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर 2010-11 में कोई चीज हम 150 रुपए में खरीद पाते थे तो वही चीज 14-15 में हमें खरीदने के लिए 180 रुपए चाहिए। अगर हम 10-11 में 150 रुपए में चीज खरीद पाते थे तो 14-15 में उसी चीज को खरीदने के लिए हमें कितने चाहिए, 180 रुपीज। तो अगर 10-11 में सैलरी 3000 थी तो 14-15 में कितनी होनी चाहिए,
ध्यान से देखिए प्लीज, आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी भी न्यू सैलरी निकाल रहे हैं तो ओल्ड सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी बाय न्यू इंडेक्स नंबर। अब ओल्ड सैलरी आपकी कितनी थी? 3000। ओल्ड इंडेक्स नंबर उस समय कितना था? 150। न्यू सैलरी आपको निकालनी है, न्यू इंडेक्स नंबर कितना है? 180। x 3000 इंटू 180 बाय 150, तो ये आपका आ गया 3600। आपकी जो नई सैलरी है वो 3600 रुपीज कायदे से होनी चाहिए। या अगर मैं इसी को दूसरे टर्म्स में बोलना चाहूं, देयर इज अ वर्ड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है बच्चों? जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं, सपोज आज किसी ने ज्वाइन किया 10,000 रुपीज की सैलरी में, तो अगर आज कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है 10,000 रुपीज की सैलरी पे, आज जो 10,000 की परचेसिंग पावर है, क्या 2 साल बाद भी 10,000 की सेम परचेसिंग पावर रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं और रुपये की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है? कम। सिंपल वर्ड्स में, आज मैं 10,000 रुपए की जितनी चीजें खरीद सकता हूं, 2 साल बाद 10,000 रुपए की उतनी चीजें मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। तो उस इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए, जो महंगाई हो रही है इसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है ताकि उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे। कोई प्रमोशन नहीं कहलाता ये एक तरह से सिर्फ उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे, तो उसके लिए उसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, विच इज टेक्निकली नोन एज डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ अमाउंट प्रोवाइडेड टू कंपनसेट इन्फ्लेशन। अब यहां पर डियरनेस अलाउंस कितना है? कायदे से आपकी सैलरी होनी चाहिए 3600, बट है कितनी? 3000। तो आप समझिए न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी जो आ गई, मतलब आपको यहां पर डीए मिलना चाहिए कितने रुपए का? यहां पर आपको डीए मिलना चाहिए 600 रुपए का। आपको यहां पर डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए कितने का? 600 रुपए का, या आप बोलो आपकी नई सैलरी होनी चाहिए 3600 रुपए। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, इसे आप नोट करिए। देखिए, सपोज इंडेक्स नंबर है 2010-11 का 120, ये हो गया 150। सैलरीज इन 10-11 थी 10,000, सैलरीज इन 14-15 मिल रही है 12,000। ठीक है, कितनी मिल रही है आपको? 12,000। What should be new salary? क्या होनी चाहिए? आप देखिए, कायदे से अगर देखा जाए, मैंने अभी आपको बताया ओल्ड सैलरी डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर is new salary divided by new index number. Now the old salary is how much? 10,000. Old index number was 120. New salary is X. New index number is 150. So this should be 10,000 into 150 by 120. So now 10,000 into 150 by 120, it should be 12,500. My new salary should be 12,500, but now it is 12,000 only. So how much extra salary, yeah, how much extra DA is required? Extra DA required. Here I am getting 12,000, मुझे 12,000 मिल रहे हैं, बट होना 12,500 चाहिए, तो यहाँ एक्स्ट्रा डीए मिलना चाहिए मुझे कितने का भी? 500 रुपए का, या नई सैलरी 12,500 होनी चाहिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब इसके बाद थर्ड टाइप पर आता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए कई बार क्या लिखा होता है, प्राइजेस ऑफ commodities increased by 50%। प्राइजेस कमोडिटीज के इंक्रीज हो गए 50% से। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका इंडेक्स नंबर है क्या होगा? देखिए बेस ईयर का कितना होता है हमेशा इंडेक्स नंबर 100, 50% बढ़ गए प्लस इंक्रीज, तो कितना हो गया 150। तो जो न्यू इंडेक्स नंबर है वो आपका आ जाएगा कितना 150। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइजेस आर नाउ 1.5 टाइम्स। प्राइजेस जो हैं वो अब आपके कितने हो चुके हैं 1.5 टाइम्स, या प्राइस हैव इंक्रीज्ड बाय 50%, या तो कहिए 50% से बढ़ गए, या कितने हो गए 1.5 टाइम्स। ठीक है, सपोज मैं आपको कहता हूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी becomes 4 times। तो उस केस में जो आपका इंडेक्स नंबर होगा, बेस ईयर कितना है 100, और न्यू इंडेक्स नंबर के लिए क्या कह रहा है वो 4 टाइम्स हो गए, तो 100 into 4, 400 आपका न्यू। बट यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गए, तो इंडेक्स नंबर बेस ईयर में था 100, इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स, मतलब 400, 400 बढ़ गया, तो न्यू इंडेक्स नंबर आपका कितना आ जाएगा 500। तो लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझनी है, क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पे देखने को मिलेंगे। तो अगर बोला है इंक्रीज बाय 50%, समझ में आ गया, 4 टाइम समझ में आ गया। फिर एक और मैंने एग्जांपल आपको यहां पर दिया। ठीक है जी, तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। आप इसे दोबारा जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो मैंने आपको थ्योरी नोट्स में आप देखेंगे जहां मैंने वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स लिखे हुए हैं, सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड भी किया है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार लिखवा रहा हूं, आप इसे जरूर इसे नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। देखिए 4 तरह के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। थ्योरी है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यूनिट टेस्ट उसको बोला जाता है जब फॉर्मूला जो है वो यूनिट को नहीं देखता कि वो किस चीज को कंसीडर कर रहा है, प्राइस ले रहा है, क्वांटिटी ले रहा है, वो इंडिपेंडेंट होता है उस चीज से। सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़कर बाकी सब इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इन चीजों को, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। टाइम रिवर्सल टेस्ट, P01 इंटू P10 अगर आप करते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सिर्फ फिशर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, लास्चे और पास्चे इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। यह है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेम वे देयर इज अ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01। सर ये V01 क्या होगा? देखिए V01 का मतलब क्या होगा, V1 बाय V0 इंटू 100, और V1 का मतलब हो गया P1 इंटू Q1, P0 बाय Q0, दिस इज V0। वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी।
नो, तो सिर्फ फिशर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। कोई भी ऐसा टेस्ट जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई कर दे उसको हम बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर। एनी इंडेक्स नंबर विच सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर, जिसमें आपका कौन सा आता है, फिशर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्कुलर टेस्ट, इट इज P01 इंटू P12 इंटू P20, मतलब अगर सर्कल बने पूरा का पूरा तो वो 1 आएगा। ये दो इंडेक्स नंबर दो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आपकी ICM मॉड्यूल में है तो आपको कर लेना चाहिए। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ये दो इसके टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, तो प्लीज इसको एक बार जरूर नोट करें और रीड जरूर करें, और ये आपको मैंने स्पेशल नोट्स के अंदर भी प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्लेटेड वैल्यू। एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं हम इसे। डिफ्लेटेड वैल्यू निकलती है करंट वैल्यू इनटू बेस ईयर प्राइस अपॉन करंट ईयर प्राइस। देखिए वैल्यू मैं आपको बता चुका कैसे निकलती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब वो बोलता है करंट वैल्यू निकालो, तो करंट वैल्यू का मतलब हो जाता है करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी, P1 इंटू Q1। नाउ तो अगर आप इसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, जैसे 2002, 2005 प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। कमोडिटी आपको गिवन है, सपोज 10, 12, 8, 15, ये आपको गिवन है। तो ये P0, Q0, P1, Q1, ठीक है। नाउ इस केस के अंदर करंट वैल्यू आपके पास क्या होगी, P1, Q1, 8 इंटू 15, 120। बेस ईयर का प्राइस कितना है, 10। करंट ईयर का प्राइस कितना है, 8। तो ये आपके पास कितना आ गया, 150। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आप इसे एक बार देख के अपने फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन करके छोड़ दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं थ्योरी के, वो मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड किया, उसे एक बार जरूर गो थ्रू करिए। ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद यहाँ आपके लेक्चर्स ओवर हो गए। जितने पॉइंट्स आपको मैंने थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं नोट्स के थ्रू, आप उसे एक बार जस्ट गो थ्रू करिए, और इसके बाद फिर आपको अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है।